नमस्कार, क्या हालचाल है प्यारे बच्चों। तो आज हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और चैप्टर है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों इस पे मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। आइए देखते हैं कि उन क्वेश्चन में कौन से कंसेप्ट आपको लगाने हैं, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन कैनिजारो रिएक्शन गिवन बिलो द स्लोवेस्ट स्टेप इज। तो यहां पे पूछ रहा है कि जो कैनिजारो में स्लोवेस्ट स्टेप यानी रेट लिमिटिंग स्टेप होगा वो कौन सा होगा। अब देखिए बच्चों, आपने कैनिजारो रिएक्शन पढ़ी होगी कि जिन कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, नॉट अल्फा हाइड्रोजन, वो कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, देखिए जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है पीएच, सी डबल बॉन्ड वो और H। तो सबसे पहले इस पर एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास कौन सा होता है, OH माइनस। तो न्यूक्लियोफाइल इस तरह से इस कार्बन पर अटैक करता है ना, और हमें इस तरह का एक कंपाउंड मिल जाता है, O माइनस, यहाँ H और इधर होगा OH। क्लियर। अब क्या होता है बच्चों, जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है PHCOOH है ना, इस पर जो है ये हाइड्राइड ट्रांसफर होता है इधर इस साइड, क्योंकि H क्या होता है, माइनस होता है, और यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं। तो ये जो सेकंड वाला स्टेप होता है यही इसका स्लो स्टेप होता है और रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। तो कौन सा याद रखना है, हाइड्राइड ट्रांसफर। तो बच्चों अब यहां पे दिख रहा होगा आपको ये बी वाला, द ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन टू द कार्बोनिल ग्रुप इज रेट लिमिटिंग स्टेप एंड स्लो स्टेप। क्लियर, याद रहेगा, हाइड्राइड ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसीटल। एसीटल, तो जब कोई कार्बोनिल कंपाउंड HCl की प्रेजेंस में अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो कीटल और एसीटल बनते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो बच्चों, अगर कोई एल्डिहाइड है, जैसे एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड बनाते हैं CH3 C डबल बॉन्ड वो H है ना, और ये किसी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो अल्कोहल का जो न्यूक्लियोफाइल है वो है RO माइनस और H प्लस। तो न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, और H इस ऑक्सीजन पर आएगा। तो आपको इस तरह का कंपाउंड मिलेगा, देखो CH3C, इधर आ जाएगा बच्चों OR और इधर आ जाएगा OH है ना। दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। और एक बार एक अल्कोहल के साथ और रिएक्शन होगी तो यहां से H, यहां से OH, तो जो है ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा OR। तो मैं यहीं पर बना देता हूं OR। तो दो मॉलिक्यूल जब अल्कोहल के इस तरह से लगे होंगे तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे एसीटल, और एक मॉलिक्यूल लगा होगा तो वो क्या होगा, हेमी एसिटल। देखो बच्चों यहां पर एक OR है, इट इज हेमी एसिटल, और दो OR कहां पर है, देखो दो OR लगे हैं, इट इज एसिटल। तो जब एसिटिल्डिहाइड दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो वो एसिटल होगा, और अगर कीटोन यानी एसीटोन अगर जो है अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो वो बनाएगा कीटल। तो ये वाला कीटल होगा, देखो ये वाला इट इज कीटल, क्योंकि यहां पर इतना हिस्सा क्या है, एसीटोन है। समझे मेरी बात। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 3, एसीटोन अंडरगो रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड टू गिव। अब देखिए यहां पर एसीटोन है, एसीटोन यानी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और बच्चों बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड का क्या काम होता है, एल्डोल रिएक्शन करवाना। कौन सी रिएक्शन कराना, एल्डोल रिएक्शन। तो जब दो एसीटोन के मॉलिक्यूल बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। और बच्चों देखो इसमें किस तरह का कंपाउंड बनेगा, ये देखो मैं आपको बताता हूं एल्डोल रिएक्शन कैसे होगी। तो एक तरफ हमारे पास होता है C डबल बॉन्ड O और CH3, और दूसरी तरफ होता है इस तरह से C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है बच्चों, और यहां से O और यहां से H आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो ये इस तरह का कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा।
अगर हाइड्रोक्स से लगाना तो लगा सकते हैं, कंडेंसेशन नहीं करेंगे हम, सीधा ऐसे करते हैं, देखो CH2 C डबल बॉन्ड O CH। तो बच्चों एक मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन और एक मॉलिक्यूल का कार्बोनिल ग्रुप आपस में कनेक्ट होते हैं और इस तरह का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इसका नाम होगा 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन। कहीं दिख रहा है आपको? ये वाला देखो, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन। तो इसी तरह आपको एल्डोल रिएक्शन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, द रिएजेंट यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ एसिटिल्डिहाइड फ्रॉम द एसीटोफिनोन। तो एक तरफ है हमारे पास एसिटिल्डिहाइड और दूसरा है एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन होता है इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो यहां पर ढेर सारे रिएजेंट दिए हैं। पहला है हाइड्रोक्सिलामाइन, दूसरा है सोडियम बाइसल्फाइड, तीसरा है आयोडीन एल्कली और चौथा है फिनाइल हाइड्राजीन। अब देखिए बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि जो सोडियम बाइसल्फाइड है वो कभी भी एसिटोफिनोन के साथ रिएक्शन नहीं करता है और जो एसिटल्डिहाइड है वो सबके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो केवल और केवल सोडियम बाइसल्फाइड ही ऐसा रिएजेंट है जो दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकता है। क्लियर? तो आंसर हो गया बच्चों हमारा बी, सोडियम बाइसल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर एक कंपाउंड दे रखा है, उसको इस कंपाउंड में चेंज करना है। अब देखो चेंज क्या हुआ, केवल जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में और यहां पर हम ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखो KMnO4 भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नहीं काम करेगा। K2Cr2O7 भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नहीं काम करेगा। ये वाला देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड AgNO3, और बच्चों इन दोनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो डबल बॉन्ड को तो ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, केवल एल्डिहाइड ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। तो आंसर हो गया सी, टॉलेंस रिएजेंट। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर मेकिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन 2 पेंटेनोन एंड 3 पेंटेनोन द रिएजेंट शुड बी। तो हमारे पास है एक 2 पेंटेनोन और दूसरा है 3 पेंटेनोन। इट इज 2 पेंटेनोन और दूसरा है बच्चों हमारे पास 3 पेंटेनोन। अब देखो ये जो 2 पेंटेनोन है इसमें CH3CO ग्रुप आ रहा है, किनारे आ रहा है ना CH3CO ग्रुप, CH3CO ग्रुप, और जो 3 पेंटेनोन है उसमें CH3CO ग्रुप नहीं है। और हम सब लोग जानते हैं और आपने पढ़ा भी होगा जो CH3CO ग्रुप है इट इज स्पेशल फॉर आयोडोफॉर्म रिएक्शन, है ना। तो ये येलो कलर का क्रिस्टल बनाएंगे अगर जिसमें CH3CO ग्रुप आएगा। और आयोडोफॉर्म के लिए रिएजेंट कौन सा होता है, आयोडीन प्लस एल्कली, ये हो गया D। क्लियर? तो आयोडोफॉर्म 2 पेंटेनोन और 3 पेंटेनोन में डिस्टिंग्विश कर सकता है। 2 पेंटेनोन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा जबकि 3 पेंटेनोन आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिड्यूस फैलिंग सोल्यूशन। अब देखो सारे के सारे एल्डिहाइड फैलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं, लेकिन एक्सेप्शन भी है। एल्डिहाइड फैलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करेंगे और कौन सा कलर देंगे बच्चों, रेड PPT देते हैं, रेड PPT। लेकिन एक ऐसा एल्डिहाइड जो फैलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करता उसका नाम है बेंजेल्डिहाइड। यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड कैन नॉट रिड्यूस फैलिंग सोल्यूशन। और कौन सा एरोमेटिक एल्डिहाइड है, बेंजेल्डिहाइड। और दूसरा कीटोन, कीटोन कभी भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड ही फैलिंग सोल्यूशन के साथ रेड PPT देंगे, कीटोन और बेंजेल्डिहाइड इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो आंसर हो जाएगा बच्चों बोथ B and C। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कन्वर्ट एसीटोन इनटू हाइड्रोकार्बन हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन। तो एसीटोन से हमने बनाना है हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों एसीटोन का जो CO ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 ग्रुप में, तभी हाइड्रोकार्बन बनेगा, ये हाइड्रोकार्बन।
तो CO ग्रुप कन्वर्ट इनटू CH2 ग्रुप। और बच्चों इसके लिए दो रिएक्शन यानी दो नेम रिएक्शन होती है जिसका नाम है क्लेमेंशन रिडक्शन, क्लेमेंशन रिडक्शन और वुल्फ किश्नर। इन दोनों की मदद से कार्बोनिल कंपाउंड CH2 कंपाउंड में चेंज होता है। तो यहां पर देखो वुल्फ किश्नर ये रही और बाकी तो है नहीं, हाँ वुल्फ किश्नर। और इसके लिए जो रिएजेंट होता है वो होता है हाइड्राजीन NH2NH2 और साथ में KOH। और जो क्लेमेंशन रिडक्शन है उसके लिए रिएजेंट होता है जिंक अमलगम और HCl। क्लियर। और दोनों का एक ही काम होता है कार्बोनिल ग्रुप को हाइड्रोकार्बन ग्रुप में चेंज करना। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर दे रखा है फिनाइल एसिटाल्डिहाइड और डाइल्यूट OH यानी डाइल्यूट एल्कली होगा कोई और X कंपाउंड क्या है। अब देखो बच्चों ये ऐसा कंपाउंड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और अल्फा हाइड्रोजन जिन कंपाउंड के पास होता है वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, एल्डोल रिएक्शन देते हैं। तो यहां पर जो है डाइल्यूट एल्कली ये इंडिकेट करता है कि एल्डोल रिएक्शन होने वाली है। क्लियर। अब एल्डोल रिएक्शन में क्या होगा कि दो मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और एक एल्डोल बना देंगे। तो किस तरह होगा देखो बच्चों, PH CH2 C डबल बॉन्ड OH। एक का तो आपको कार्बोनिल ग्रुप यूज करना है और दूसरे का कौन सा ग्रुप यूज करना है, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन ऐसे है देखो C, ये H, ये ऊपर H और इधर होगा C डबल बॉन्ड OH, है ना। तो ये अल्फा हाइड्रोजन इधर और ये, तो ये पूरा के पूरा COH में आ जाएगा। तो आपको कंपाउंड कैसे मिलेगा देखो, CH2C उधर ऊपर OH और नीचे H तो था ही, इधर CH CHO और नीचे PH। तो ये कंपाउंड आपका मिल जाएगा। एल्डोल मतलब वो कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल दोनों टाइप के ग्रुप होते हैं। अब देखो इसमें क्या करेंगे कि इसका अगर हम हीटिंग करते हैं, हीटिंग के बाद जो रिएक्शन होती है दैट इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहां से OH निकलेगा और यहां से H निकला, ये वाला डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो आपको जस्ट ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा। तो ये एल्डोल रिएक्शन, और उसके बाद जब हीट करते हैं और वाटर रिमूव हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 10, 4 हेप्टेनॉन और ऊपर दिया है KMnO4 इन एसिडिक कंडीशन और हीट और A+B बनता है। अब देखो बच्चों जो हमारे पास हेप्टेनॉन है तो वो ऐसा बनता है ना, 6 कार्बन से नहीं 7 कार्बन, 3 और 3 6 और 1 7 और 4 पर 1 2 3 4 एकदम यहां पर है ना 4 हेप्टेनॉन। क्लियर। और यहां दे रखा है KMnO4 एसिडिक कंडीशन में हीट। अब जो KMnO4 है बच्चों वो एक तरह का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब कोई कीटोन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग के संपर्क में आता है तो इस कीटोन का डिग्रेडेशन होता है। ठीक है। तो कीटोन जो है 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अब वो 2 कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे ये डिपेंड करता है कि कीटोन किस तरह का है। तो बच्चों ये एक सिमेट्रिकल कीटोन है, आप यहां से भी इसको डिग्रेड करोगे और यहां से भी इसको डिग्रेड कर सकते हो। कहीं से भी डिग्रेड करोगे तो जितने कार्बन लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे उतने कार्बन का एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और जितने कार्बन राइट हैंड साइड जाएंगे उतने कार्बन का एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड आपको 4 कार्बन का मिलने वाला है इस तरह से, और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड आपको 3 कार्बन का मिलने वाला है इस तरह से। ठीक है। तो एक होगा ब्यूटोनिक एसिड और दूसरा होगा प्रोपेनोइक एसिड, यानी सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। तो जब भी कीटोन का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन होगी हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर बनेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग कंडेंसेशन रिएक्शन। अब देखो बच्चों यहां पर दे रखा है कीटोन और इधर है OH और हीट। अच्छा OH का मतलब होता है डाइल्यूट एल्कली या NaOH हम ले सकते हैं, और हीट का मतलब होता है कंडेंसेशन हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये 2 मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट होंगे। तो बच्चों देखो ये हमारे पास है साइक्लोहेक्सेनोन और दूसरा साइक्लोहेक्सेनोन हमें इस तरह से लिखना है कि उसका अल्फा कार्बन
नजदीक आ जाए। तो ये अल्फा हाइड्रोजन है बीच में, तो इसका अल्फा हाइड्रोजन और इसका कार्बोनिल, इस तरह रिएक्शन होगी, है ना। तो ये दोनों आपस में इस तरह से जुड़ जाएंगे बच्चों। देखो या नीचे लिखता हूं मैं, एक का तो कार्बन इस तरह होगा और दूसरा इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, है ना, इस तरह से। ये तो ऊपर रहेगा और यहां पर आने वाला है, सॉरी इधर आने वाला है OH, इधर तो H होगा। ये इसको हम बोलते हैं एल्डोन। और अब जब हम हीट करेंगे तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो बच्चों ये इस तरह का कंपाउंड बनेगा। देखो C, डबल बॉन्ड तो रहेगा और बीच में क्या, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और डबल बॉन्ड O यानी कीटोन ग्रुप रहने वाला। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, a substance C4H10O on oxidation yield compound C4H8O which give oxime and a positive iodoform test. The original substance on treatment with concentrated H2SO4 it give C4H8. The compound will be, अब देखो बच्चों हमारे पास दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एक है C4H10O और दूसरा है C4H8O। ये जो C4H8 है ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। और आइडोफॉर्म टेस्ट वही कंपाउंड देंगे जिनमें कौन सा ग्रुप होगा, ये मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप। तो इसका मतलब ये कंपाउंड जो है कौन सा कंपाउंड होना चाहिए, या तो ये कोई एल्डिहाइड होगा या तो कोई कीटोन होगा। ठीक है, तो इसमें इस तरह का ग्रुप आता है। क्लियर। तो ये जो हमारे पास ये कंपाउंड है ये ऑक्सीडेशन के बाद ये देता है, इसका मतलब ये कंपाउंड हमारा क्या होना चाहिए, एल्कोहल होना चाहिए, क्योंकि एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तभी जाके हमें एल्डिहाइड या कीटोन मिलते हैं। तो हमारा ओरिजिनल कंपाउंड एल्कोहल होगा और जो दूसरा कंपाउंड है वो एक एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। क्लियर। चलो तो अब ये C4H8 को बनाओ, तो C4H8 मस्ट भी देखो किस तरह होगा, तो C डबल बॉन्ड O लगाओ, ठीक है, और C4H8O, यस, ये इस तरह का कंपाउंड होगा। ठीक है, और ये जो है आइडोफॉर्म टेस्ट देगा क्योंकि इसके पास CH3CO ग्रुप आ रहा है। क्लियर। अब यहां पर पूछ रहे हैं कि जो हमारा ओरिजिनल कंपाउंड है वो क्या था, एल्कोहल था। एल्कोहल कौन सा एल्कोहल, देखो C4H10O, ऐसा एल्कोहल जिसमें सेकेंडरी OH ग्रुप होगा, ये वाला एल्कोहल होगा, ये वाला, क्योंकि इस एल्कोहल के ही ऑक्सीडेशन से आपको ये वाला कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, जब OH सेकंड पोजीशन पर होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो C4H10O 3 3 6 2 8 और 2 10 हो गया C4H10O। और जब इस एल्कोहल का आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीटमेंट करते हो तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का काम होता है डिहाइड्रेशन करना। तो ये एल्कोहल क्या कन्वर्ट, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक एल्कीन में। तो बच्चों ये बना देगा 2 ब्यूटीन, और 2 ब्यूटीन का फॉर्मूला है C4H8। क्लियर। इसीलिए हमारा जो ओरिजिनल कंपाउंड होगा वो एल्कोहल होगा, उसके बाद दूसरा कंपाउंड हमारा एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहां पर है कौन सा कंपाउंड, ये वाला देखिए, बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, रिएक्टिविटी ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड इन ऑर्डर टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो बच्चों मैं आपको बताता हूं, ये हमारा कोई कार्बोनिल कंपाउंड है और ये है न्यूक्लियोफाइल, और जब कार्बोनिल कंपाउंड पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट C से O की तरफ होता है। कार्बन पर आने वाला है प्लस चार्ज और O पर आने वाला है माइनस चार्ज। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो प्लस चार्ज पर अटैक करेगा। अब देखो बच्चों, अगर प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट होगा, और अगर प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड घटता है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्लो होगा। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट और स्लो होगा, डिपेंड करेगा प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। मैं यहां पर लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस चार्ज। क्लियर। अब देखो बच्चों, अगर आपने यहां पर R ग्रुप बढ़ाए तो जो R ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने की वजह से ये प्लस चार्ज को डाइल्यूट करता है, उसको
कम करता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। तो जितना कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ आर लगेंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम होगा। क्लियर? तो सबसे पहले होना चाहिए हमारे पास ये वाला, देखो इस पर कोई भी आर नहीं है। उसके बाद होना चाहिए हमारा ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला, और सबसे लास्ट हमारा होगा ये वाला, क्योंकि यहां पर बच्चों जो प्लस चार्ज है वो रिजोनेंस के थ्रू डाइल्यूट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, ए न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल इन, तो कौन सी रिएक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले बात करते हैं हम कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन में बेंजेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल एल्कोहल और ये इस तरह से बेंजाइल अल्कोहल और बेंजोइक एसिड बनाते हैं। तो बच्चों यहां पर कहीं कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। क्लेमेंशन रिडक्शन, तो क्लेमेंशन रिडक्शन में एक एल्डिहाइड सीधे हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहां पर भी कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। रोज़नमंड रिएक्शन, रोज़नमंड रिएक्शन में एक कार्बोनिल कंपाउंड PdBaSO4 की प्रेजेंस में एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस पर भी नहीं हो रहा है। बचा कौन, रीमर-टेमन रिएक्शन। और बच्चों रीमर-टेमन रिएक्शन में क्या होता है कि फिनॉल क्लोरोफॉर्म और KOH की प्रेजेंस में सैलिसाइला एल्डिहाइड बनाता है। अब देखो जब सैलिसाइला एल्डिहाइड बनाता है तो यहां पर देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ए मिक्सचर ऑफ बेंजेल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड ऑन हीटिंग विद एक्वस NaOH सॉल्यूशन गिव। तो देखो जब दो अलग अलग एल्डिहाइड, एक हमारे पास है बेंजेल्डिहाइड, जब दो अलग अलग एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो बच्चों इसमें जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो एसिड बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, और जो बेंजेल्डिहाइड है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा COOH प्लस CH2OH बेंजाइल अल्कोहल और प्लस HCOONA एसिड का सोडियम सॉल्ट। तो आंसर होना चाहिए देखो बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम फॉर्मेट, डी। क्लियर? तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, और यहां पर एक एल्कीन दे रखी है यानी साइक्लोएल्कीन है, और उसका हम करेंगे O3ZnNH2। इट इज ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस है ना। तो ओजोनोलाइसिस से X बनेगा और X की डाइल्यूट NaOH के साथ, उसके बाद हीट और Y, हमें Y मालूम। तो सबसे पहले इस एल्कीन का करते हैं ओजोनोलाइसिस। तो बच्चों जब किसी एल्कीन का ओजोनोलाइसिस होता है तो वो कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम ओजोनोलाइसिस करेंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है ना वो इस तरह से यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, तो एक कार्बन CHO और इसमें CHO, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा X हो गया। अब दे रखा है डाइल्यूट NaOH और हीट है, यानी इसका मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन है, एल्डोल कंडेंसेशन है ना। तो पहले एल्डोल बनेगा और उसके बाद हीट करके वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल है, तो जब एक मॉलिक्यूल के दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं या एक जैसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो वहां पर रिएक्शन होती है इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, एक ग्रुप का कार्बोनिल और दूसरे साइड से अल्फा हाइड्रोजन इस तरह से कंबाइंड। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखो 1 2 3 4, यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ H, और दूसरी साइड हमने CHO। तो बच्चों इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है ये इसके साथ मिल जाएगा
और OH बना देगा, है ना। तो अब जो रिंग है वो कितने कार्बन की हो जाएगी, 1 2 3 4 5, 5 कार्बनिक रिंग। इस तरह से 5 कार्बन की रिंग बन गई और किसी एक साइड आप लगा दो CHO ग्रुप, तो उसके जस्ट बगल में लग जाएगा OH। ठीक है, ये हमारा एल्डोल बन गया। और अब हमने करना क्या है, इसको हीट करना है। तो हीट करने से यहाँ से OH निकलेगा और इधर से H निकलेगा, तो डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा। तो बच्चों आपको इस तरह का कंपाउंड देखने को मिलेगा। देखो ये क्वेश्चन नंबर 17, ये है हमारे पास टॉल्विन और ये है CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड बाद में वाटर। ठीक है, तो जब टॉल्विन इन रिएजेंट के साथ, कौन से रिएजेंट है, CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 और H3O प्लस, है ना। तो बच्चों ये पूरे के पूरे रिएजेंट एक नेम रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं जिसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन में जो टॉल्विन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बेंजल्डिहाइड में, यानी जो CH3 ग्रुप है वो CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ए हमारा क्या होगा, बेंजल्डिहाइड। और अब आगे दे रखा है OH माइनस, तो बेंजल्डिहाइड है उसमें अल्फा कार्बन नहीं है, इट हैज नो अल्फा कार्बन, नहीं हाइड्रोजन, यहाँ पर नो अल्फा हाइड्रोजन। तो जिन कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है और वहां पर अगर हम एल्कली का यूज करते हैं तो वो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। कौन सी रिएक्शन देते हैं बच्चों, कैनिजारो रिएक्शन, है ना। तो कैनिजारो रिएक्शन में एक अल्कोहल बनेगा और एक बनेगा आपका एसिड। तो OH माइनस कैनिजारो रिएक्शन, तो यहाँ पर जो है एक आपको मिलने वाला है बेंजाइल अल्कोहल और दूसरा मिलने वाला है ये वाला। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आंसर क्या होगा, कैनिजारो रिएक्शन। यानी ये रिएक्शन बोल रहा है कन्वर्ट द रिएक्शन A to B, है ना, A से और B के बीच की रिएक्शन है वो कैनिजारो है, जबकि टॉल्विन और A बनने वाली रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 18, द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन फ्रॉम एसीटोन विच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों जब साइनोहाइड्रिन बनता है फ्रॉम एसीटोन तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब मैं बताता हूं आपको क्या होता है। तो एसीटोन होता है ये वाला, ठीक है, और जब एसीटोन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करता है तो बच्चों जो साइनाइड में जो न्यूक्लियोफाइल होता है CN- वो इस कार्बन पर अटैक करता है और H जो है इस ऑक्सीजन पर अटैक करता है। तो यहाँ पर हमें इस तरह का कंपाउंड देखने को मिल जाएगा, एक बनता है OH और दूसरा होता है CN। इसी को हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। और साइनोहाइड्रिन में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, और यहाँ पर जो रेट लिमिटिंग स्टेप है वो न्यूक्लियोफाइल के एडिशन से बनता है। यानी न्यूक्लियोफाइल का एडिशन जब होता है तभी जाके रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बाद में H+ अटैक करेगा। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। 19, which of the following compound does not react with sodium bisulfite। तो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट नहीं करेगा जिसके पास दोनों बल्की ग्रुप होते हैं। तो बच्चों होता है एसीटोफिनॉल। देखो जो एसीटोफिनॉल है उसके एक तरफ तो बेंजीन है और दूसरी तरफ CH3 है, तो दोनों ग्रुप जो है हिंड्रेंस पैदा करेंगे जिस वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है वो आसानी से इस पर अटैक नहीं करेगा। बाकी एसीटोन की बात करें तो दोनों साइड जो है CH3 ग्रुप होते हैं, तो इतना बल्कि नहीं है, हिंड्रेंस नहीं होगी। बेंजल्डिहाइड में एक ही साइड बेंजीन होता है ना, और दूसरी साइड हाइड्रोजन होता है, हिंड्रेंस कम है। एसिटाल्डिहाइड में तो बिल्कुल भी नहीं होता है ना। तो बोलने का मतलब है कि अगर कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ बल्कि ग्रुप जुड़े होंगे तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान नहीं होगा, तो रिएक्शन ना के बराबर होगी। तो बच्चों आंसर हो जाएगा एसीटोफिनॉल। 20, an organic compound readily undergo Cannizzaro reaction but not react with a failing solution। ठीक है, तो कैनिजारो रिएक्शन वो कंपाउंड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, अब देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ये नहीं देगा, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है ये नहीं देगा, है ना। अब ये है फॉर्मल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन
नहीं है तो ये कैनिजारो रिएक्शन देगा, और इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये कैनिजारो रिएक्शन देगा। लेकिन बच्चों आगे दे रखा है फैलिंग सोल्यूशन, है ना, ये फैलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो फैलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है, जबकि बेंजल्डिहाइड फैलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा सी। 21 को देख लेते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट बट डज नॉट रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, अच्छा, टॉलेंस रिएजेंट केवल उन कंपाउंड के लिए पॉजिटिव होगा जो एल्डिहाइड ग्रुप रखते हैं। कौन? एल्डिहाइड ग्रुप रखते हैं। तो बच्चों देखो, एसीटोन में एल्डिहाइड ग्रुप है नहीं, तो ये टॉलेंस रिएजेंट नहीं देगा। एल्कोहल टॉलेंस रिएजेंट नहीं देता है, ठीक है। लेकिन बच्चों ये दोनों एसीटोन और 2-ब्यूटेनॉल दोनों आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, क्योंकि दोनों के पास CH3CO ग्रुप होता है। क्योंकि एसीटोन के पास तो ऐसा CH3CO ग्रुप है, लेकिन 2-ब्यूटेनॉल में जो CH3CO ग्रुप है वो ऑक्सीडेशन के बाद आ जाता है। तो बच्चों हमारा आंसर हो गया सी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22। An organic compound gave positive 2,4-dinitrophenyl hydrogen test but does not react with फैलिंग solution। अब देखिए बच्चों, जो 2,4-dinitrophenyl hydrogen टेस्ट है, इट इज स्पेशल फॉर एल्डिहाइड ग्रुप। अब देखो, ये कीटोन है, एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, ये भी कीटोन है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, तो दोनों टेस्ट नहीं देंगे। ठीक, लेकिन बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये इसके साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा। लेकिन यहाँ पर जो फैलिंग सॉल्यूशन है, ये इसके साथ नेगेटिव टेस्ट देता है। हमेशा याद रखना, जो बेंजल्डिहाइड है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप तो है, फैलिंग टेस्ट देना चाहिए, लेकिन बेंजल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है जो फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इसलिए बच्चों आंसर हो जाएगा ए। क्लियर? 23। द रिएक्शन ऑफ which कार्बोनिल ग्रुप चेंज इनटू CH2। अभी मैंने आपको बताया था कि जब कोई कार्बोनिल ग्रुप हाइड्रोकार्बन ग्रुप में चेंज होता है तो दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक वुल्फ-किशनर और दूसरी है क्लेमेंसन रिडक्शन। तो यहाँ पर केवल वुल्फ-किशनर है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्लियर? 24। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसका कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उस पर जो रेट लिमिटिंग है, यानी जो रेट है वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि इस कार्बोनिल कार्बन पर प्लस चार्ज कितना है। तो जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा रेट उतना ही ज्यादा होगा। और इस प्लस चार्ज को कम कौन करता है? जो इसके साइड में R या AR ग्रुप लगा। तो जितना छोटा आपका एल्डिहाइड और कीटोन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं स्मॉल एल्डिहाइड कंपाउंड इंक्रीज रेट। तो बच्चों हमेशा क्या होगा, पहले एल्डिहाइड का रेट ज्यादा होगा, उसके बाद किसका रेट होगा? कीटोन का, क्योंकि कीटोन के दोनों तरफ 2 R होते हैं, एल्डिहाइड के एक ही तरफ 1 R होता है। ठीक, अब देखो सबसे पहले इसमें आप देखो एसीटोफिनोन। तो एसीटोफिनोन आपका होता है ऐसा, है ना। उसके बाद है पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, पैरा टॉलॉइल बेंजल्डिहाइड और ये बेंजल्डिहाइड। तो बच्चों एसीटोफिनोन एक कीटोन है और बाकी सारे हमारे पास एल्डिहाइड है। तो सबसे कम रेट किसका होगा? कीटोन का। तो 1 जो है सबसे लास्ट आना चाहिए, ये वाला और इस वाले में से आंसर होगा। ठीक है, चल तो अब देखो, एक हमारे पास है बेंजल्डिहाइड और दूसरा हमारे पास है पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड और इस पर जो है नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, और तीसरा हमारे पास है पैरा टोलाइल बेंजल्डिहाइड, यानी इस पर CH3। देखो बच्चों CH3 जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पर जो प्लस चार्ज होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, जबकि NO2 जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पर जो प्लस चार्ज है वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब बेंजल्डिहाइड से ज्यादा रेट किसका होगा? पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड का। तो सेकंड होना चाहिए सबसे ज्यादा, सेकंड वाला सबसे ज्यादा, उसके बाद थर्ड वाला, उसके बाद फोर्थ वाला और सबसे ये वाला सेकंड थर्ड फोर्थ ये वाला।
ए विल बी द करेक्ट आंसर। समझ गए मेरी बात? क्वेश्चन नंबर 25, देखो, कंपाउंड शो कैनिजारो रिएक्शन। तो वो कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अब देखते हैं, ये वाला कंपाउंड देखो, ये अल्फा कार्बन है तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं देगा। यहाँ पे देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन है, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी नहीं देगा। यहाँ पे देखो, फंक्शनल ग्रुप कार्बन लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कैनिजारो रिएक्शन देगा। और यहाँ पर जो बेंजल्डिहाइड है वो भी कैनिजारो रिएक्शन देगा, यानी इसके दो आंसर होने चाहिए, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 26, if acetaldehyde is treated with Benedict or Fehling solution, the following change occur in the system। अब देखो बच्चों, जब कोई एल्डिहाइड बेनेडिक्ट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है, तो बेनेडिक्ट और फेलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट है उसमें कॉपर +2 की फॉर्म में होता है। और जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक एसिड में, और जो कॉपर है वो Cu2O की फॉर्म में आ जाएगा एज ए रेड पीपीटी। क्लियर? तो यहां पर जो कॉपर है अब वो किस फॉर्म में आ गया, +1 की फॉर्म में। तो ये +2 से +1 हो जाएगा, यानी खुद का रिडक्शन, दूसरे का ऑक्सीडेशन। तो +2 से +1 यानी सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, इन स्टीफन रिडक्शन which of the following group convert into CHO। तो बच्चों, स्टीफन रिएक्शन में जो CHO ग्रुप है वो आपको मिलता है फ्रॉम CN ग्रुप। तो CN से और CHO बनता है, और इसके रिएजेंट है SN+HCl, और इसका होता है बाद में हाइड्रोलाइसिस। तो इन रिएजेंट की मदद से CN किस में कन्वर्ट होता है, CHO ग्रुप में। तो आंसर हो गया सी। 28, the class of the compound that are reduced in primary alcohol and respond to Fehling solution are known as। तो बच्चों, Fehling solution हमेशा एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, और जब एलिफेटिक एल्डिहाइड का आप रिडक्शन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो दे गिव एलिफेटिक एल्कोहल, है ना। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो एल्डिहाइड है वो हमेशा आपको प्राइमरी अल्कोहल ही देते हैं। क्लियर? जो कीटोन है वो तो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेंगे नहीं। 29, which of the following reactant on reaction with a concentrated NaOH followed by the acidification give the lactone as the major product। तो लैक्टोन आपके सामने दिया ही है। अब ये लैक्टोन कैसे बना ये देखते हैं। तो देखो बच्चों, यहां पर एक तो नीचे CH2 होना चाहिए और दूसरा ऊपर COOH होना ही चाहिए। क्लियर? तो लैक्टोन कब बनेगा, ये वाला कंपाउंड सी। तो ऊपर दिया है कि जब ये कंपाउंड किसके साथ रिएक्शन करेगा, NaOH के साथ। तो बच्चों, NaOH किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कैनिजारो रिएक्शन के लिए। तो जो एक एल्डिहाइड ग्रुप है वो एसिड में कन्वर्ट होगा और दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। तो जब इसकी NaOH से रिएक्शन होगी तो ये बन जाएगा COOH और ये बन जाएगा CH2OH। क्लियर? और उसके बाद जब इसकी एसिड से रिएक्शन करेंगे तो इससे वाटर निकल जाएगा। तो बच्चों, यहां से निकलता है H और इधर से निकलता है OH। क्लियर? तो जब ये वाटर निकलेगा तो ये वाला कंपाउंड बना लेगा, यानी एस्टर बना लेगा। और एस्टर तभी बनता जब एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं। यहाँ पर बच्चों एक करेक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH जाता है और अल्कोहल का H जाता है ना, याद रखना। ये बना तभी जाके एस्टर बने। क्वेश्चन नंबर 30, which reagent is suitable for the preparation of mixture of 2-pentanone and 3-pentanone to normal pentane। देखो बच्चों, यहाँ पर कीटोन ग्रुप है और यहाँ पर भी कीटोन ग्रुप है, और ये क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो
कार्बोनिल ग्रुप हाइड्रोकार्बन में कब चेंज होता है? जब दो रिएक्शन होती है, एक क्लेमेंसन रिडक्शन और दूसरी वुल्फिकेशन रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन के लिए यहाँ पर देखो केमिकल दे रखा है Zn, Hg और HCl। तो ये क्लेमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट है, तो यही जो है कार्बोनिल कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन में चेंज करेगा। बाकी देखो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पॉसिबल ही नहीं है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये तो अल्कोहल बना देगा, ठीक है, और ये पॉसिबल। तो आंसर हो जाएगा ए 31। ये कंपाउंड है और इसका हम करेंगे रिडक्शन यानी हाइड्रोजनेशन, इसकी प्रेजेंस में पैलेडियम एंड BaSO4। तो बच्चों जब कोई COCl यानी कार्बोनिल कंपाउंड PD और BaSO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो COCl कन्वर्ट इनटू CHO। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा इस तरह का कंपाउंड CH3 एंड CHO, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रोज़ेनमंड रिएक्शन, ठीक है ना। इस रिएजेंट से आपको याद रखना है पैलेडियम और BaSO4, क्लियर। तो यहाँ पर क्या बना? टॉल्यूइन कार्बेल्डिहाइड, ये तो बना टॉल्यूइन कार्बेल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 32, द कंपाउंड दैट विल नॉट गिव आइडोफॉर्म ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कली एंड आयोडीन। आइडोफॉर्म के लिए आपको दो ही चीजें देखनी है। अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड दे रखा हो तो उस कार्बोनिल कंपाउंड में CH3CO ग्रुप होना चाहिए, तभी आइडोफॉर्म देगा। और अगर अल्कोहल दे रखा हो तो ऐसा अल्कोहल जो CH3CO ग्रुप नहीं देता है आफ्टर ऑक्सीडेशन के बाद, तो वो अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। आप देखो बच्चों एसीटोन, एसीटोन में CH3CO ग्रुप होता है, ये देगा। डाई इथाइल कीटोन, तो डाई इथाइल कीटोन ऐसा होता है, देखो डाई इथाइल कीटोन, और डाई इथाइल कीटोन में CH3CO ग्रुप नहीं होता है, तो ये आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इथेनॉल, इथेनॉल जो है ये है, और इथेनॉल ऑक्सीडेशन के बाद एसिटाल्डिहाइड देता है, तो CH3CO ग्रुप आ रहा है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है ऑक्सीडेशन के बाद एसीटोन बनाएगा, तो ये भी देगा, तो आंसर हो जाएगा सी 33। CH3 CH2 COOH और P2O5 हीट X H2O Y SOCl2 Z। तो हमें X Y Z का पता करना है। तो बच्चों ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और कितने कार्बन इसमें है? 3 कार्बन इसमें है। जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को आप P2O5 के साथ ट्रीट करते हैं और हीट देते हैं तो इससे क्या निकल जाता है बच्चों? वाटर निकल जाता है। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एनहाइड्राइड में, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर निकल जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। इस तरह से देखो, इस एनहाइड्राइड का हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस, तो एनहाइड्राइड दोबारा हाइड्रोलाइसिस करके उसी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा जिससे वो मिलकर बना था, ठीक है, ये हो जाएगा। और अब इसकी रिएक्शन करेंगे हम SOCl2 से, तो SOCl2 क्या करता है? OH को हटा देता है और उसके जगह में Cl लग जाता है, तो अब आपको इस तरह का कंपाउंड मिल जाएगा COCl। तो 1 2 and 3 प्रोपेनोइल क्लोराइड विल बी द Z। तो बच्चों जो X है वो हमारा होना चाहिए, देखो ये वाला, तो ये एनहाइड्राइड, ये एसिड, और ये CH3 CH2 COCl, CH3 CH2 COCl, तो B विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। एसिडिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? अल्कोहल में, इथेनॉल। तो बच्चों जब एसिड इथेनॉल में कन्वर्ट होता है इसका मतलब उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन, रिडक्शन। और यहां पर आपको ऐसा रिएजेंट चाहिए जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो, तो यहाँ पर NaBH4 वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ये केवल एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करेगा अल्कोहल में, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को नहीं कर पाएगा। तो दो रिएजेंट ऐसे हैं, कौन से? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड डाइबोरेन, ये दोनों जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में रिड्यूस कर लेंगे, यानी आंसर हो जाएगा डी, बोथ A and B। ए लिक्विड वाज मिक्स्ड विद इथेनॉल and a drop of concentrated H2SO4 is added. A compound with a fruity smell was formed. The liquid was। अब देखिए जो फ्रूटी स्मेल है वो किसकी होती है? वो होती है बच्चों एस्टर्स की। एस्टर्स
एक खुशबूदार कंपाउंड होता है। अब यहाँ पर आपको एक लिक्विड को मिक्स करना है, इथेनॉल। तो इथेनॉल होता है C2H5OH, और किसकी मदद लेंगे आप, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की। तो बच्चों एस्टर कब बनते हैं, जब एक अल्कोहल किसके साथ रिएक्शन करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। वो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होगा, ये वाला है ना। तो यहाँ पर कौन सा, ये वाला, ये विल बी आंसर। तो वो लिक्विड कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड। 36, which of the following will not produce benzoic acid on oxidation with alkaline KMnO4। अब देखिए बच्चों, इसका कंसेप्ट क्या है, आपके पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन के बाहर आपने कोई हाइड्रोकार्बन चेन लगा दी। तो ये हाइड्रोकार्बन चेन KMnO4 की प्रेजेंस में इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए, अगर इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, ये तभी जाके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो पाएगा। अगर इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो ये कन्वर्ट नहीं होगा। ऐसा किसमें है, ये देखो डी, बेंजीन रिंग कार्बन। अब देखो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, तो ये कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना पाएगा। ये यानी ये टर्सरी वाला, वैसे कार्बन तो क्वाटरनरी है, लेकिन इसके तीनों तरफ क्या होने चाहिए, 3 कार्बन होने चाहिए, तभी जाके इसमें हाइड्रोजन नहीं। तो आंसर हो गया डी। 37, विनेगर इज अ डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ। तो बच्चों विनेगर किसका सोल्यूशन होता है, इथेनोइक एसिड का एक्वस सोल्यूशन को हम विनेगर बोलते हैं। और इथेनोइक एसिड यानी CH3COOH। क्लियर। 38, which of the following can reduce फैलिंग solution। तो बच्चों देखो, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनमें केवल एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा है जो कि फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है। वैसे फैलिंग सॉल्यूशन किसके लिए कैरेक्टरिस्टिक है, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड केवल एक ऐसा है जो फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है, और वो है बच्चों मेथेनोइक एसिड यानी HCOOH। क्योंकि मिथेनोइक एसिड में एक तरफ एल्डिहाइड ग्रुप भी शो होता है, इसीलिए ये फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा, बाकी और कोई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं करता। 39, इन द एनायन HCOO-, 2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आर फाउंड टू बी इक्वल लेंथ। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस। तो बच्चों इसका रीजन है रेजोनेंस। तो आंसर हो जाएगा ए। देखो C डबल बॉन्ड O और O माइनस, तो यहाँ माइनस है, ठीक है, और यहाँ लोन पेयर है। यहाँ कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है। तो यहाँ से माइनस चार्ज यानी यहाँ से लोन पेयर बॉन्ड पेयर जाएंगे और बॉन्ड पेयर लोन पेयर। तो एक कंपाउंड और कौन सा बन जाएगा, HCO- और यहाँ डबल। अब ये दोनों एक दूसरे में चेंज होते रहेंगे, है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखो, तो दोनों जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है वो रिजोनेंस की वजह से इक्वल होती है। Which of the following has highest tendency to ionized in aqueous solution। अच्छा, हाईएस्ट टेंडेंसी टू आयोनाइज का मतलब होता है जिसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, बस। तो बच्चों देखो, जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ता है तो उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस कार्बोक्सिलेट आयन के चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो H का निकलना आसान होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है और जब ये डिग्रेड होता है तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन प्लस H प्लस है। अब ये कार्बोक्सिलेट आयन जितना स्टेबल होगा उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर आपने जोड़ दिया तो बच्चों ये चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो अब देखो, ये तो नॉर्मल वाला है, ये CH3COOH है, ये FCH2COOH है, और ये Br। तो Br और F दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, F वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ज्यादा है, इसीलिए इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा हो। क्लियर। 41, which of the following reaction of acetic acid involve COH bond, यानी ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होता है। तो देखो सबसे पहले एक्शन विद सोडियम। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडियम के साथ होती है तो यहाँ से केवल H निकलता है,
ठीक है, और आपको इस तरह का सॉल्ट मिलता है। ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो 1 तो हो ही नहीं सकता भाई। दूसरे फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, तो जब एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है तो क्या होता है, देखो एसिटिक एनहाइड्राइड में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होते हैं, तो एक OH और एक H, यस इसमें OH का इन्वॉल्वमेंट है, तो यानी एसिटिक एनहाइड्राइड बनना COH बॉन्ड के टूटने से होता है। उसके बाद है एक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, ये बच्चों क्या करता है, NaHCO3, ये C यानी CO2 निकाल देता है, तो यहाँ पर जो है पूरा के पूरा ग्रुप निकल जाता है, तो यहाँ पर COH बॉन्ड का कोई रोल नहीं है, तो नहीं होगा। और लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो एस्टर में क्या होता है, जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड किसी अल्कोहल के साथ मिक्स होता है, तो अल्कोहल का H और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, यहाँ पर OH का इन्वॉल्वमेंट है, तो सेकंड एंड 4 यानी डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड दिए हैं और उनका कॉमन नेम दिया है, तो वो आपको मैच करना है। तो देखो यहाँ पर दिया है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड होता है बेंजीन पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगे हुए, यानी बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ये हो, है ना, पहले का बी, तो पहले का बी ये नहीं हो सकता। अब देखो ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड यानी COOH एंड COOH, तो ऑक्सैलिक एसिड का नाम होगा इथेन 1,2 डाई ओइक एसिड, तो ये है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH2COOH एंड CH2COOH, तो 1 2 3 4 ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड यानी तीसरे का डी, ये तो आंसर हो गया ये वाला। और उसके बाद है एडिपिक एसिड। तो बच्चों एडिपिक एसिड होता है, ये देखो हेक्सेन 1,4 डाइओइक एसिड, सबसे ज्यादा कार्बन इसी के पास होते हैं। अब ग्लूटारिक एसिड होगा पेंटेन वाला, पेंटेन 1,5 डाइओइक। क्लियर, तो आंसर हो गया ए। 43 RCH2CH2OH कैन बी कन्वर्ट इनटू RCH2CH2COOH। तो यहाँ पे अल्कोहल को हम कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर रहे हैं, मतलब क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, लेकिन यहाँ पर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है नहीं, यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से इसको चेंज करते हैं। चलिए, तो RCH2CH2OH, ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, हम OH को कन्वर्ट करते हैं हैलाइड में, तो हैलाइड के लिए यूज होगा PBr3, तो यहाँ पर हो जाएगा RCH2CH2Br, OH रिप्लेस हो जाएगा, Br आ जाएगा। अब देखो बच्चों, Br को हम रिप्लेस करते हैं Cn से, तो हम यूज करेंगे KCN, तो Br रिप्लेस हो जाएगा, Cn लग जाएगा, यानी RCH2CH2Cn, एक कार्बन एक्स्ट्रा हो गया। और अब जब हम Cn का करते हैं हाइड्रोलाइसिस, तो Cn कन्वर्ट हो जाता है बच्चों COOH, यानी बोलने का मतलब है जितने कार्बन अल्कोहल के पास थे उससे एक कार्बन एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ये वाला, देखो PBr3, KCN और हाइड्रोलाइसिस। क्लियर। 44 द कंपाउंड XNY gave effervescence with sodium carbonate solution, X give white PPT with ammonical silver nitrate solution, while B give sweet smelling compound on heating with alcohol, X and Y are। तो बच्चों X और Y दो ऐसे कंपाउंड है जो सोडियम कार्बोनेट के साथ इफरवेसेंस देंगे, और सोडियम कार्बोनेट के साथ इफरवेसेंस वही कंपाउंड दे सकते हैं जिनके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा। क्लियर। अब जो X है वो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है, तो बच्चों जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनमें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को केवल एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस करता है, वो है हमारा मिथेनोइक एसिड। तो मिथेनोइक एसिड इसमें होना चाहिए, तो इसमें और इसमें मिथेनोइक एसिड तो है नहीं। क्लियर। अब देखो जो Y है वो एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनाता है अल्कोहल के साथ, इसका मतलब स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड कौन सा होगा, एस्टर होगा, तो वो दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होना चाहिए, इथेनोइक एसिड, क्योंकि ये अल्कोहल के साथ मिलकर क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। ठीक है,
तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा ये देखो, मिथेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड। क्लियर। अब इसमें देखो एसीटोन है, तो एसीटोन तो देता ही नहीं है स्पेलिंग टेस्ट या EgNO3 के साथ रिएक्शन, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। 45 Which of the following compound have maximum volatility? मैक्सिमम वोलेटिलिटी का मतलब होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा उसकी वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो बच्चों देखो यहां पर ऐसा कंपाउंड जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये वाला इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, उसकी वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा होगी, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो ध्यान रखना ऐसे कंपाउंड जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट पैरा मेटा से कम होता है। देखो ये पैरा, ये मेटा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पर ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। 46 यहाँ पर एक रिएक्शन सीक्वेंस दिया है और आपको डी मालूम है। देखो ये है इथाइल बेंजीन और दे रखा KMnO4 एंड KOH। KMnO4 का काम होता है ऑक्सीडेशन करना, तो बच्चों बेंजीन के ऊपर जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसका ऑक्सीडेशन होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्लियर, जितने भी कार्बन होंगे, तो ये हमारा हो जाएगा बी। अब बी की रिएक्शन करनी है Br2FeCl3, Br2NFeCl3, यानी जो रिएक्शन होगी वो होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो मेटा पर आपको क्या लगाना है, इलेक्ट्रोफाइल लगाना है। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, Br, तो मेटा पर लग जाएगा Br और उसके बाद रिएक्शन होगी C2H5OH से, C2H5OH। तो ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल किसके साथ रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बना लेगा, एस्टर बना लेगा। तो बच्चों यहाँ पर बन जाएगा ये वाला, देखो बी, COOC2H5 एस्टर बन गया और मेटा पर Br। 47 CH3 CH2 COOH Cl2 और रेड फॉस्फोरस और A, उसके बाद अल्कोहलिक KOH B है ना। तो B क्या है ये पता करना है, तो CH3 CH2 COOH और यहाँ पर है बच्चों Cl2 और रेड फॉस्फोरस। अब ये जो रिएक्शन है वो एक खास तरह की रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं हेल-वोल्हार्ड जेनिस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। तो बच्चों इसमें होता क्या है कि जो हमारे पास अल्फा कार्बन है उसका हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा एक हेलोजन के। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो यहाँ पर Cl आ जाएगा और अब अल्कोहलिक KOH है, तो अल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन करना, और एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो इधर से जाएगा H और इधर से जाएगा Cl, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो बच्चों आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर देखिए एक रिएक्शन है RCOO और Z और इधर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो बच्चों न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और ये Z निकल जाएगा। तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह का दिखेगा RCO न्यूक्लियोफाइल और प्लस Z। जो Z है वो एक लीविंग ग्रुप है। अब देखिए ये जो रिएक्शन है वो फास्ट कब होगी, रिएक्शन फास्ट तब होगी जब Z आसानी से निकलेगा, यानी Z जितना जल्दी निकलेगा रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होगा। अब ये जो Z है वो एक लीविंग ग्रुप है, तो ये कितना जल्दी निकलेगा ये डिपेंड करेगा कि इसके ऊपर चार्ज कितना, चार्ज कौन सा, माइनस, क्योंकि इस तरह अपने साथ माइनस चार्ज ले रहा है, माइनस चार्ज। अब देखिए जितना कम इस पर चार्ज होगा ये उतना जल्दी निकलेगा और रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। अब देखो ये सारे लिविंग ग्रुप है ना, ये Z इन्होंने बना दिए, तो अब इन सब पर हम चार्ज लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो चार्ज है वो हम बेसिसिटी से जोड़ सकते हैं, तो जितनी ज्यादा बेसिसिटी होगी उतना चार्ज ज्यादा होगा, तो हमें कम से कम बेसिक ढूंढना है। तो बच्चों अब हमने इन सबका बेसिक ऑर्डर देखना है, क्लियर। तो जिसका एसिड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उसका कंजुगेट बेस इतना वीक होगा। तो ये देखो Cl वाला, क्योंकि Cl का कंजुगेट एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो ये हमारा सबसे वीक बेस होगा। तो
पहले नंबर पर ये आ गया, उसके बाद कौन सा आएगा बच्चों, उसके बाद ये आएगा दूसरा, उसके बाद कौन सा होगा तीसरा, और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा ये। तो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर भी यही हो जाएगा 49। यहां पर हमें एक रिएक्शन सीक्वेंस दिया है और उसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है कि जो फाइनल प्रोडक्ट क्या होने वाला है। अब देखिए यहां पर Br2, तो जो Br2 है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, तो बच्चों Br2 कहां लगेगा, इस ऑर्थो पर Br2 लग जाएगा, Br ठीक है। उसके बाद हमें A मिल जाएगा, ये A रहा। उसके बाद Sn और HCl, Sn और HCl का काम होता है रिडक्शन करना, वो क्या करेंगे NO2 ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देंगे, NH2 ग्रुप में, तो ये नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। उसके बाद है B, ये B हो गया। उसके बाद है NaNO2 HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी है, डाइजोटाइजेशन, और डाइजोटाइजेशन में जो NH2 ग्रुप है वो किस में चेंज होता है, N2Cl में, तो थर्ड में ये हो जाएगा। अब देखो यानी यहां तक हम पहुंच चुके हैं, CH3 और बगल में है Br और इधर है N2Cl, और उसके बाद इन्होंने रिएक्शन कराई वाटर और H3PO2, तो बच्चों जो N2Cl है वो पूरा के पूरा निकल जाता है और खाली बेंजीन रह जाती है, तो ये पूरा के पूरा निकल जाएगा यहाँ से, और ये पूरा के पूरा ग्रुप हमें मिल जाएगा, ये D हो गया, ठीक है, ये हो गया Br और ये हो गया CH3। अब हमने करना है इसका ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो CH3 ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाएगा, COOH में चेंज हो जाएगा, तो बच्चों हमें लास्ट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये वाला, यानी ऑर्थोब्रोमो बेंजोइक एसिड, बी विल बी करेक्ट आंसर। X फैलिंग सोल्यूशन रेड PPT, फिर X का SOCl2 pyridine RCOCl, तो जो X है वो देखो फैलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर रहा है और साथ में जो है ये SOCl2 के साथ RCOCl बना रहा है, तो बच्चों SOCl2 के साथ RCOCl वही कंपाउंड बना सकता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, SOCl, तो यहां से जो है OH निकलेगा और उसकी जगह में Cl आ जाएगा, RCOCl, क्लियर। तो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जो फैलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करता है केवल एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, और कौन होगा वो, मेथिओनिक एसिड। तो बच्चों आंसर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड।